महाराष्ट्र के महाभारत से पहले महाअघाड़ी में टिकट के बंटवारे में विलंब को लेकर मातोश्री में बैठे उद्धव ने संजय से यही तो पूछा था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे टिकटेषु किमर्थम एतावत् विलंब भवति संजय। यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में टिकट में इतनी विलंब क्यों हो रही है संजय। तो दूरदृष्टा संजय ने जवाब दिया, वो सुनो। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए डेट हो गई कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर। हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझकर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ रहा है। उद्धव के संजय दूरदृष्टा है, वो दूर की देख रहे हैं, वो दूर दिखती सत्ता की गर्मी को सेक रहे हैं। वो निश्चिंत हैं लोकसभा चुनावों में जो वोटों का गणित उभरा है वो महाअघाड़ी के लिए नई सत्ता संभावनाओं से भरा है। तो क्या इसी दूरदृष्टि से पार्टी लुटा कर बैठे उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना ने कुछ सीटों को छोड़कर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। ये उद्धव वाली शिवसेना की पहली लिस्ट है। पहली लिस्ट में 65 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें आदित्य ठाकरे का नाम शामिल है। आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़े। महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत का सबसे अहम मुद्दा है मुसलमान। महाविकास आघाड़ी का अगर सारा जोर इस वोट बैंक पर है तो वहीं महायुति की भी कोशिश है कि मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करने की। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है कि मुसलमान वोटर जिसके साथ हुआ उसके लिए सिंहासन तय है? और क्या वाकई महाराष्ट्र में मुसलमान एक तरफा वोट करने जा रहा है? महाराष्ट्र की आबादी 11 करोड़ है और राज्य में लगभग 1.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है, यानी करीब 11.54%। वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र में 11.5% मुस्लिम आबादी के एक तरफा वोट को लेकर महाविकास आघाड़ी आश्वस्त है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि संजय की दूरदृष्टि महाराष्ट्र की महाभारत के पार जो देख रही है उसमें एक अहम भूमिका वो मुस्लिम वोट बैंक को मान रहे हैं? मनभेद मतभेद सब वोट एक तरफा समीकरण के आगे खत्म होता दिख रहा है। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन मनभेद और मतभेद से विरत महाअघाड़ी की तस्वीर कहीं फिसल न जाए, क्योंकि मुसलमानों के भीतर और खासकर पसमानदा समाज के मुसलमानों में एक नाराजगी बढ़ रही है जो न तो उद्धव के दूरदृष्टा संजय देख पा रहे हैं और न ही महाअघाड़ी के पितामह शरद पवार। लोकसभा चुनाव के अंदर तो एकजुट होकर के एक मत दिया गया और कई सारी जो महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको फायदा पहुंचा। क्या वही पैटर्न जो है अब वापस विधानसभा में महाराष्ट्र में दिखाई देगा या फिर अब हालात जो है अलग होंगे? आपका क्या है? देखिए, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत अगर आप राय पूछते हैं तो पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि जिस विश्वास के साथ मुस्लिम समाज, पासमंदा समाज ने महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा था, उस विश्वास के साथ कहीं ना कहीं पर सौतेला व्यवहार देखने को। महाविकास आघाड़ी में जितने घटक पक्ष हैं, इन्होंने लोकसभा इलेक्शन के वक्त में हमसे विनती की थी। उस विनती को मान देते महाराष्ट्र के तमाम बुजुर्गों ने, तमाम बिरादरियों के सदर, प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र में रहने जनता, उलमाए कराम, तमाम मसाजिदों के मदारिसों को तमाम ने इत्तेफाक होकर मुसलमान समाज का वोटिंग उनको दिलाया था। साथ ही साथ वोटिंग का परसेंट जो 22 और 25% था वो 80-90 तक 100 तक लेके जाकर उनको वोटिंग करवाया। अभी भी देंगे? अभी पहले तो ये मैं उनको इतिहास आपको याद दिला रहा हूं कि उनके हमारे वोटों की वजह से वो चुनकर आए। क्या वो भूल गए ये बात? वो भूल गए ऐसा हमें लग रहा है।
1 मिनट की ये 2 गवाहियां भर नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जीत का सपना देख रही महाअघाड़ी के लिए 2 चेतावनियां हैं, जो वास्तव में महाराष्ट्र के पसमानदा मुसलमानों की तरफ से आ रही हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक और जातीय समीकरणों के भरोसे महायुति को उसने पटखनी दी थी। लोकसभा चुनावों के नतीजों को अगर विधानसभा वार देखेंगे तो इस गणित से बीजेपी को इस बार विधानसभा सीटों में 79 सीटें मिल सकती हैं, यानी पहले के मुकाबले 23 सीटों का नुकसान। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 40 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 2 ज्यादा हो सकती हैं। जबकि लोकसभा चुनाव परिणामों के मुताबिक अगर गणित बैठा तो एनसीपी अजीत गुट को 6 सीटें मिल सकती हैं, यानी 34 सीटों का नुकसान। इस हिसाब से महायुति को कुल 125 सीटें ही बैठती हैं, यानी 55 सीटों का खरा नुकसान। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है। लोकसभा चुनावों के नतीजों का गणित अगर विधानसभा चुनावों पर बैठता है तो महाविकास अघाड़ी की स्थिति बेहतर हो सकती है। लोकसभा नतीजों के गणित से कांग्रेस को विधानसभा सीटों में 63 सीटें मिल सकती हैं, यानी पहले के मुकाबले 19 सीटों का फायदा। वहीं शिवसेना उद्धव गुट को 57 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 41 ज्यादा हो सकती है। जबकि लोकसभा चुनाव परिणामों के मुताबिक अगर गणित बैठा तो एनसीपी शरद पवार गुट को 34 सीटें मिल सकती हैं, यानी 22 सीटों का फायदा। इस हिसाब से महाविकास अघाड़ी को कुल 154 सीटें बैठती हैं, यानी 28 सीटों का सीधा नफा। लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर सत्ता का सब्जबाग देखने से पहले महाविकास अघाड़ी के नेताओं को हरियाणा याद करने की जरूरत है। हरियाणा में कांग्रेस सब चंगा बता रही थी, लेकिन जनता ने ठेंगा दिखा दिया। महाराष्ट्र में पसमानदा मुसलमानों का असंतोष अलार्म तो बजा ही रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों को लगता है कि मुसलमान का सिर्फ इस्तेमाल किया गया वोट बैंक? जरूर इस्तेमाल होता है वोट के लिए। हर इलेक्शन में मुस्लिम हमेशा इस्तेमाल होता है। लोकसभा में तमाम मुसलमानों ने होकर वोट दिया। सेकुलर पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके काम के बारे में क्या है। हमको सरकार में हिस्सेदारी चाहिए मुस्लिमों को, हम इसलिए यहाँ जमा हुए। हमको सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। हमको सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। क्या महाविकास अघाड़ी भूल गई मुसलमानों को, उनके एहसानों को? हाँ, भूल गए सब। विपक्ष के लिए ऐसे बयान खतरे की घंटी से कम नहीं। महाविकास अघाड़ी का सारा किया धरा चौपट हो सकता है अगर 12% मुसलमानों की आबादी के एक बड़े धड़े के भीतर असंतोष को सही ढंग से एड्रेस नहीं किया गया। महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा, मुंबई और पश्चिमी विदर्भ में मुसलमान वोटर राजनीतिक दलों का भविष्य बना और बिगाड़ सकते हैं। राज्य की करीब 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर अहम है, जिसमें मुंबई की सीटें शामिल हैं। पिछली बार 10 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे, जिसमें 3 कांग्रेस के, 2 एनसीपी के, 2 समाजवादी पार्टी के, 2 एआईएमआईएम और 1 शिवसेना का विधायक शामिल है। विपक्ष को भरोसा है कि एक मुश्त मुस्लिम वोट तो अघाड़ी को पड़ना तय है। बस हिंदू वोट अगर जाति में बट गया तो महाराष्ट्र की सत्ता का गणित उसके हक में बैठ सकता है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लेकर मामला एक अनार 100 बीमार वाला भी है। राहुल गांधी को लगता है कि लोकसभा वाला गणित मुसलमान फिर से विधानसभा में बिठा देंगे। शरद पवार को भी उम्मीद मुस्लिम वोटर से है। उद्धव ठाकरे पहली बार मुस्लिम वोटर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हिंदुत्व से दूरी का फायदा उन्हें हो ही जाएगा। तो वहीं अहम प्लेयर और भी हैं, एक ओवैसी जिनको महाअघाड़ी में जगह नहीं दी गई, तो दूसरे अखिलेश यादव जिनके नेता सीट बंटवारे को लेकर लगभग चेतावनी भरे अंदाज में अपना प्लान बी बता रहे हैं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूँ सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूँ। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं।
तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आज़ाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा वो जाने हो, मैं जिम्मेदार नहीं। दिल्ली वाले क्या करेंगे, दिल्ली में क्या लेना देना है? जो जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने, उसकी बात सुनना चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। बार बार दिल्ली भाग के जाना, उनसे पूछना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मुझे मेरे पास AB फॉर्म रखा हुआ है, मैं जिसको चाहूँ AB फॉर्म दूँ, जिसको चाहे नहीं दूँ। तो ये अधिकार प्रदेश का होना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस हारती है और कांग्रेस बढ़ती नहीं है। तो समाजवादियों के 5 के बदले 25 का प्लान किसके दांत खट्टे कर सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का ठेंगा दिखाना कैसे भारी पड़ा, ये दिख चुका है। हालांकि माना यह जा रहा है कि उसका बदला अखिलेश ने उपचुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों का ऑफर देकर ले लिया, जिस ऑफर को कांग्रेस ने वापस कर दिया। पिछली बार के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को 0.22% वोट मिले थे, जबकि ओवैसी की पार्टी को 1.34% वोट हासिल हुए। दोनों की सीटें बराबर रही थी, दोनों को 2 सीटें मिली। महाविकास अघाड़ी में इन दोनों ही पार्टियों की नो एंट्री मुस्लिम वोटों में बंटवारा कर सकती, और अगर ऐसा हुआ तो दिल के अरमा आंसुओं में कहीं अटक कर न रह जाए। एक बात और है कि जब भी कभी सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस असंतोष जताती है, उद्धव के संजय उसे हरियाणा वाला चैप्टर याद दिला देते हैं। सर, सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की है सीटों के बंटवारे को लेकर। कांग्रेस को बहुत ज्यादा गेन नहीं हुआ इस हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी। हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास अघाड़ी को है। एक तो पसमानदा मुसलमानों की नाराजगी, दूसरा महाविकास अघाड़ी के भीतर और बाहर मुस्लिम वोटों पर दावेदारी अघाड़ी के जंग में जमीनी जटिलताओं को बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं ओवैसी, क्योंकि AIMIM की सियासत में मुस्लिम भागीदारी को वोटों तक सीमित करना नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की बात ओवैसी करते रहे। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। AIMIM के चुनावी परफॉर्मेंस को देखें तो 2019 के विधानसभा चुनावों में इसने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 2 सीटें ही मालेगांव और धुले की जीत सकी। औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद पूर्व, भायखला और सोलापुर सिटी सेंट्रल में दूसरे स्थान पर AIMIM रही, जबकि 13 अन्य सीटों पर इसका प्रभाव दिखा। इन 13 में से बीजेपी शिवसेना ने 7 और कांग्रेस NCP ने 6 सीटें जीती थी। हालांकि ये भी सच है कि लोकसभा चुनावों में मुसलमानों ने AIMIM को भाव नहीं दिया। माना जा रहा है कि इसके पीछे वजह रही मुसलमानों का उस पार्टी को चुनना जो बीजेपी को सीधी टक्कर दे सके। इसमें कांग्रेस को फायदा हो गया, लेकिन विधानसभा चुनावों में पसमानदा मुसलमानों का असंतोष गणित बिगाड़ भी सकता है। जो पैटर्न लोकसभा चुनाव में देखने मिला, जिसके बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी फूले नहीं समा गई थी, क्या वो हकीकत अब बदल चुकी है? क्या वो सच्चाई अब बदल चुकी है? आखिर ये नाराजगी क्यों है? क्या इस नाराजगी को वो दूर कर पाएंगे या नहीं? अगर नाराजगी को दूर कर पाएंगे तो शायद उनके पक्ष में बात बने, वरना अगर उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पाई तो निश्चित तौर पर हरियाणा का पैटर्न जो है दोहराते हुए दिखाई दे सकता है, और जो बातचीत लोकसभा में हुई वो पासा पलटता हुआ नजर आ सकता है। कांग्रेस को एक और झटका महायुति ने दिया है। दिवंगत NCP नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस का दामन छोड़कर अब महायुति में NCP अजित पवार का हिस्सा बन चुके हैं। माना यह जा रहा है कि इसी के साथ कम से कम 1 सीट तो महायुति के हिस्से में जा चुकी है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की छवि एक दमदार मुस्लिम लीडर के तौर पर रही है। An emotional day for me and my family, and I'm thankful to Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji for believing me in these tough times, and I have got the nomination from Bandra East, and I'm sure that with the love and support of all the people, I will definitely win Bandra East yet again.
डिप्टी सीएम अजित पवार ने पहले ही मुसलमान कैडेट्स को 10% सीटें देने की घोषणा कर रखी है। सत्ता में भागीदारी देने की ये कमोवेश वही लाइन है जिसकी मांग करते हुए पसमानदा मुस्लिम समाज महाविकास अघाड़ी के खिलाफ मोर्चेबंदी किए हुए है। अगर अजित पवार इस लाइन पर मुसलमानों को मैसेज देने में कामयाब रहे तो पासा पलट भी सकता है। फिलहाल तो महाराष्ट्र में मुसलमान अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रहे हैं। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।